हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर से। वीडियो में आज के तो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ही, पिछले 2 दिनों के भी कवर 21 और 20 तारीख के। तो टोटल यहाँ पर 3 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डेली की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। शुरू करते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि कोटा जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो कोटा दरअसल चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर विंध्याचल की पहाड़ियां पड़ती हैं। क्या बोलते हैं इनको? विंध्याचल की पहाड़ियां। और वहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं जनपाओ। क्या बोलते हैं? जनपाओ, जहां से नदी निकलती है। चंबल नदी की लेंथ जो है ये 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा तवा नदी जो है ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और माफी चाहता हूँ, तवा नदी आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। चंबल आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लूनी नदी है इसको राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि राजस्थान की लाइफलाइन कौन सी नदी है। आंसर क्या होगा? लूनी नदी। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट चंबल नदी लगा देते हैं, लेकिन राजस्थान की लाइफलाइन लूनी ही है, आपको ध्यान रखना है। बाकी नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और तवा नदी नर्मदा की ही ट्रिब्यूटरी है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में जितने भी डेवलपिंग देश हैं, ठीक है, विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब विकासशील देश हैं। इन सभी देशों के लिए डीसीटीएस योजना जारी करी गई है। यहाँ पर डीसीटीएस का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड स्कीम। तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने नए द्वार खोले हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इस योजना के अंतर्गत ब्रिटेन का कहना है कि अगर आप अपना कोई भी वस्तु ब्रिटेन के बाजार में बेचते हो तो उस पर लगने वाले जो टैरिफ या फिर ड्यूटीज थी उनको कम कर लिया गया है। तो इससे यह भी आसानी होगी कि ब्रिटेन में रहने वाले जो व्यापारी हैं या लोग हैं, वो दूसरे देशों से अगर कोई चीज परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। पहले ड्यूटीज ज्यादा लगने की वजह से चीजों के दाम बढ़ जाते थे, अब ये ड्यूटीज कम हो गई हैं। इसके अलावा ब्रिटेन जो है वो इसमें टारगेट लेकर चल रहा है कि अगले 1 साल के अंदर 770 मिलियन पाउंड का जो व्यापार है वो खड़ा करना है इसके अंतर्गत। और ब्रिटेन में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग चलता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दक्षता नाम का एक कोर्स लॉन्च किया गया है। इसको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च लॉन्च किया गया है? और इस कोर्स की मदद से भारत के अंदर युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आने वाले समय पर बेहतर कार्य कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, मतलब कमाई कर सकें। तो ये जो दक्षता कोर्स है इसको आईगॉट के अंतर्गत कर्म योगी के नाम से लॉन्च किया गया है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? कर्म योगी भारत। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ये नया कोर्स लॉन्च किया गया है। आईगॉट का मतलब क्या है? तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है। इसके अंतर्गत भारत में युवा जो हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो भारत सरकार की कई सारी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय महिला ने, और जो कि तलवारबाज हैं, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीता है। ये कौन है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी पहली ऐसी भारतीय तलवारबाज बन गई हैं जिन्हें एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रोंज जीता है, कांस्य पदक। और इनको सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी, इनका नाम है जैनाब बेबियाकोवा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैनाब बेबियाकोवा, इन्होंने हराया, ठीक है। 14-15 से इनकी हार हुई है, बहुत ही क्लोज था। तो भवानी देवी, मतलब स्टिल अगर इन्होंने ब्रोंज जीत लिया है तो स्टिल ये पहली ऐसी भारतीय अब बन गई है। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में ओएनजीसी की तरफ से 78.24 करोड़ की धनराशि रिसीव करी है? और इस पैसे की मदद से ये ओएनजीसी के साथ
3D सिस्मिक डेटा एक्विजिशन सर्विस को शेयर करेंगी। तो ये कंपनी है एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए ओएनजीसी ने इनके साथ ये पैक्ट क्यों साइन किया है। तो एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है ये ओएनजीसी के साथ भूकंपीय डेटा अधिकरण जो है उनको शेयर करेंगी। मतलब कहने का ऐसी टेक्नोलॉजीज ये शेयर करेंगे कि आने वाले समय में अगर भूकंप आने वाला है तो उसकी जानकारी पहले से ही मिल जाए, अंदाजा हो जाए, और कितने सिस्मिक ग्राफ का भूकंप आया है वो 3D टेक्नोलॉजी सर्विस से सारी चीजें पता लग जाएं ओएनजीसी को, जिसके लिए एशियन एनर्जी सर्विसेज इनकी मदद करेंगे। बाकी एईएस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एईएस के सीईओ हैं आशुतोष कुमार। और ओएनजीसी की बात करें तो ये तो भारतीय कंपनी है, 1956 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। और ओएनजीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे एके सिंह, अरुण कुमार सिंह। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी एक कंपनी जिसका नाम है कॉन्सबर्ग मैरीटाइम, इनके साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वाटर जेट्स बनाने का काम करेंगे। ये जो वाटर जेट्स हैं ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए जाएंगे। पहले तो आप ये ध्यान रखिए वाटर जेट्स होते क्या है। वाटर जेट्स अपने आप में एक मशीन है जो कि आपने इस तरीके की जेटीज में लगी देखी होगी। अब ये मशीन जेटीज में यहाँ पर लगी रहती है, इसके पीछे आपने देखा होगा ये जेटीज वाटर जेट्स की ही वजह से इतनी तेजी से पानी में आगे की तरफ भाग पाती है। ठीक है। अभी आपने देखा कि बाजार में चारों तरफ इस मशीन को बहुत दिखाया जा रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी भी है। अब इसमें इंसान इस तरीके से उड़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन दरअसल ये क्यों इतना ऊपर तक हवा में उड़ पा रहा है, कारण क्या है। वाटर जेट, इस मशीन में भी वाटर जेट लगा हुआ है जो कि पानी को उतनी ही तेजी से ले रहा है और इसको छोड़ने का काम करता है, जिससे कि एक तरीके से ये जो ग्राफ होता है ये इस पर्टिकुलर जेट को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। सेम वही पानी में अभी तक हो रहा था, अभी हवा की तरफ कर दिया गया है वर्टिकल। तो आजकल ये मशीन काफी चल रही है। तो वाटर जेट्स ही दोनों में ही यूज हो रहा है। तो इस तरीके के वाटर जेट्स भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे और इसके लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कॉन्सबर्ग मैरीटाइम के साथ। कॉन्सबर्ग फिनलैंड की कंपनी है। इससे पहले जीआरएसई ने कुछ और भी पैक्ट साइन किए हैं। इन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी के साथ भी पैक्ट साइन किया है। रोल्स रॉयस कंपनी इंडियन नेवल शिप्स के लिए इंजन बनाने का काम करेंगे। रोल्स रॉयस वो कंपनी है जिनके पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल इंजन्स हैं। इनके इंजन्स केवल कार में ही यूज नहीं होते हैं, इवन नेवल शिप्स में भी यूज होते हैं, इवन सबमरीन्स में भी यूज होते हैं। ब्रिटेन की जो सबमरीन्स हैं उसमें रोल्स रॉयस के ही इंजन यूज किए जाते हैं। तो आने वाले टाइम में इंडियन नेवी का जो भविष्य है वो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है इस तरीके से, क्योंकि हमें कई सारे और भी पैक्ट्स आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले जीआरएसई ने इंडियन नेवी के लिए सरफेस गन के लिए भी पैक्ट साइन किया है। ये जो सरफेस गन है ये 30 mm की सरफेस गन है जो कि नेवल कमांडोज यूज करेंगे। और जीआरएसई का हेडक्वार्टर क्या है, ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ये काफी पुरानी कंपनी है, 1884 में इसकी स्थापना करी गई थी, कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पहले। और इसके चेयरपर्सन है पी आर हरी। कौन है? पी आर हरी। अभी क्या हुआ, इंडिगो तो आप लोग जानते ही हैं। इंडिगो एयरलाइंस चाहती है कि इनके खेमे में नए 500 और एयरक्राफ्ट शामिल हों। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है A320। तो कहने का मतलब यह है A320 500 नए एयरक्राफ्ट के लिए इंडिगो ने अभी कितनी धनराशि आवंटित करी है। तो इंडिगो ने इसका ऑर्डर दिया है और इसके लिए 50 अरब डॉलर की धनराशि आवंटित करी है, $50 बिलियन की धनराशि। जैसे ही ये कंसाइन पूरा हो जाएगा इंडिगो पूरे दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बन जाएगी जिसके पास A320 एयर बसेस इतनी ज्यादा होंगी। वैसे आपको बता दूं जब ये ऑर्डर पूरा होगा तो इंडिगो के पास 1330 ऐसे एयर बसेस होंगी। एयर बसेस आप बोल लो, एयरक्राफ्ट बोल लो, हवाई जहाज बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। तो 1330 एयर बसेस इनके पास हो जाएंगी। अभी तक इनके पास 480 विमान है। इसके अलावा कुछ और ऑर्डर है पहले का जो कि कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक। जो अभी ये 500 और नए एयरबस का ऑर्डर दिया गया है ये मोस्ट प्रोबेबली 2035 तक ऑर्डर इनको मिलेगा। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स। क्या नाम है इनका? पीटर एल्बर्स। इंडिगो की खास बात यह है कि यह भारत में सबसे कॉस्ट एफिशिएंट
एयरलाइन है, मतलब सबसे कम इनके टिकट होते हैं। हालांकि इनकी जो सीट्स वगैरह होती हैं वो उतनी बेहतर नहीं होती है, लेकिन हाँ एयरलाइन में खास बात इनकी ये है कि ये छोटी दूरी की रूट्स को फॉलो करते हैं। और भारत के अंदर ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 घंटे की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनके किंग हैं इंडिगो, क्योंकि ये छोटी एयरलाइंस पर ध्यान देते हैं, छोटे रूट्स पर ध्यान देते हैं। और अगर 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट है तो अगर सीट्स नहीं भी अच्छी हैं तो भी लोगों को चलता है, क्योंकि कॉस्ट कम रहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। और ये कौन है? ये एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर रह चुके हैं। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभालेंगे। इन्होंने जिनको सक्सीड किया है ये है महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन का आज मतलब 22 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। आज ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर अब स्वामीनाथन जानकी रमन आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे 3 और जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उनमें से एक तो हैं एम राजेश्वर राव। कौन है? एम राजेश्वर राव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। और तीसरे कौन है? ये हैं टीवी रविशंकर। ठीक है। अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी जो गुजरात का है इसके चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं हसमुख आदिया। अब से हसमुख आदिया चेयरपर्सन होंगे गिफ्ट सिटी के। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? गिफ्ट का फुल फॉर्म, देखिए गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ऑफ गांधीनगर। तो ये अपने आप में फाइनेंस टेक्नोलॉजी से के बिहाफ पर इस्टेब्लिश करी गई सिटी है। और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का भी ये काम करता है कि दुनिया में अगर फाइनेंस को लेकर कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स हैं किसी भी कंट्री से तो डायरेक्ट गिफ्ट सिटी में ही वो नेगोशिएट किए जाते हैं। हसमुख आदिया किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ये जिनकी जगह ले रहे हैं उनका नाम है सुधीर मैनकेड। कौन है? सुधीर मानकंड। और ये हो रहे हैं रिटायर। कब से हो जाएंगे? इसी महीने के आखिर में ये रिटायर हो जाएंगे। अभी FIEO इसका मतलब क्या है? तो देखिए FIEO इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1965 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो भारत में एक तरीके से ये एक ऐसी संस्था है जो कि एक्सपोर्ट्स को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में एडिशनल चार्ज अभी हाल ही में कौन संभालने जा रहे हैं 28 जून से? तो इसके नए इंचार्ज होंगे प्रेसिडेंट के तौर पर इसरार अहमद। इसरार अहमद पहले से ही FIEO में है, लेकिन ये पहले से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। अब इनको अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट का भी पदभार ग्रहण करेंगे और इसे संभालेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा इस राज्य के अंदर 10 जिलों और उन जिलों के अंदर 36 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए तीसरे फेज के लिए 225 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है? और ये जो 225 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है ये मुक्त योजना के अंतर्गत करी गई है 2024 के लिए। तो यह है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। और पटनायक सरकार ने ये पैसा क्यों आवंटित किया है? देखिए ये जो मुक्त योजना है इसका सीधा सा मतलब है मुख्यमंत्री कर्म तात्परा अभियान। इसके अंतर्गत एक लार्ज स्केल पर रोजगार के संसाधन पैदा किए जाएंगे, ऐसा उड़ीसा सरकार ने कहा था। पहली बार इस योजना को 18 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। तब से पहले और दूसरे फेज का पैसा आवंटित किया जा चुका है। अब ये तीसरे फेज का पैसा इसका आवंटित किया जा रहा है। अगर तीनों फेजेस को मिला दें तो अभी तक इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार ने 833 करोड़ की धनराशि आवंटित करी हुई है। और इन सारे पैसे का यूज उड़ीसा के अंदर लोगों को रोजगार देने के लिए किया जाएगा। उड़ीसा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये है गणेशी लाल। उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है जिसको ओडिसी के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा के और भी कई सारे फोक डांस है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवारी चलता है। सवारी के अलावा पैंका नाच यहाँ का काफी फेमस है। मुंदरी नाच भी यहीं का है जो कि पूछा जाता है। घुमारा भी यहाँ का है। ध्यान रखिएगा घूमर अलग है। घूमर राजस्थान का है, घुमारा उड़ीसा का है। बाकी महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है। अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेस की नई सरकार बनी है। कहाँ पर? कर्नाटक में। बसवराज बोम्मई पहले बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री थे वहां पर, लेकिन अब सिद्धार्थ मैया की सरकार है। सिद्धार्थ मैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में। ये कौन है जिनको जर्मन बुक ट्रेड
कि 2023 पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भारतीय मूल के ब्रिटिशर हैं, सलमान रुश्दी। ये भारतीय मूल के हैं बेसिकली और ब्रिटेन में रहते हैं। तो काफी बड़े ऑथर हैं। तो राइटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और इनके जेंटल स्वभाव के लिए 2023 के पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया जाएगा आने वाले सितंबर या अक्टूबर के महीने में। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में इनको सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान इनको जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट एक शहर है। सलमान रुश्दी की जो किताबें होती हैं ये कई बार बैंक के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इस वजह से इनकी किताबें आप ध्यान रखा करिए थोड़ा सा। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड की किताबें भी पूछ दी जाती है। शशि थरूर तो फेवरेट है, हर एक एग्जाम में इसकी किताब तो पूछी ही पूछी जाती है। शशि थरूर जो है, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तिरुवनंतपुरम। अभी हाल ही में एक किताब है जिसका नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 77। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ये किताब दरअसल 1947 जब से भारत आजाद हुआ और 1977 जब तक इंदिरा गांधी की सरकार रही और इमरजेंसी खत्म हो रही थी, तब तक के बीच में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर भारत के रहे हैं उन सभी मिनिस्टरों के बारे में ये किताब दर्शाती है। इस किताब को लिखने वाले राइटर हैं A.K. भट्टाचार्य, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और इस किताब को छापा है पेंगुइन ने। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है इम्तियाज अहमद। 83 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सोशियोलॉजिस्ट थे और ये जेएनयू के प्रोफेसर भी रह चुके थे। 83 की उम्र में इनका निधन हो गया। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी रिसर्च है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी हुई है, अमेरिका और दिल्ली से। और ये न्यूज़ में तब आ गए थे, मतलब इनको जो सुर्खियां हैं वो तब मिली थी जब इनके द्वारा एक अलग से एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। भारत में मुसलमानों के बीच में जाति और सामाजिक स्थिरीकरण जो है उसके बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट अपनी किताब के थ्रू जारी करी थी 1973 में। तब से ये न्यूज़ में आ गए थे और लोग इन्हें पहचानने लगे थे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो रिफ्यूजीज हैं उनके भी अपने सोशल राइट्स हैं और दुनिया में हर एक देश उनके हितों का संरक्षण का ख्याल रखें, उसके लिए योजनाएं पारित करें। तो 20 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार बहुत ही सिंपल सी थीम है और ऐसी थीम जरूर पूछी जाती है, होप अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो आज के करंट अफेयर थे। अब पिछले 2 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अभी क्या हुआ, 3 दिन पहले ही बिहू कुह त्योहार कहाँ पर मनाया गया? बिहू कुह त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है हर साल। और ये त्योहार एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। पैडी जिसको बोलते हैं धान, धान की बुआई हो चुकी है लगभग हर एक राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी जो धान की बुआई हो चुकी है उसी के बेसिस पर बिहू कुह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बेसिकली ये त्योहार एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं तांगसा। क्या बोलते हैं? तांगसा। तांगसा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। इसमें ये लोग बांस जो होता है, बैम्बू जो होता है, उससे बांसुरी बनाते हैं और ड्रम वगैरह बनाते हैं। तो ड्रम बजाकर, बांसुरी बजाकर ये त्योहार को मनाया जाता है, नाच गा के। एक तरीके से उत्साह का त्योहार होता है कि नई फसल लग गई है और नई फसल जब कटेगी तो जाहिर सी बात है सबका पेट भरेगा। तो ईश्वर को धन्यवाद भी दिया जाता है इस त्योहार में। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू है मुख्यमंत्री। इस टाइम पर यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है केटी परनायक। कौन है? केटी परनायक। अभी क्या हुआ, भारत सरकार का जो आर्बिट्रेशन एंड कंसलिएशन एक्ट 1996 है, इसका मतलब क्या है? देखिए, 1996 में भारत सरकार ने एक नया एक्ट पारित किया था जिसको मध्यस्थता और सुलह अधिनियम कहा जाता है। मतलब कहने का कि अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, फिर ये केवल लोग ही नहीं, या मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो इन सारे डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। तो उसी एक्ट के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है। ठीक है, एक्सपर्ट पैनल तैयार किया गया है। इस एक्सपर्ट पैनल के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया जा रहा है? तो इसके अब नए हेड होंगे टी.के. विश्वनाथन। कौन है? टी.के. विश्वनाथन। और ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। ये लॉ सेक्रेटरी एक टाइम पर रह चुके हैं, तो इन्हें लॉ की बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। कमेटी है
इसको मॉनिटर करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एन वेंकटरमणि। कौन है? एन वेंकटरमणि। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 76 में प्रावधान है। और अगर बात करी जाए इस पूरे पैनल में कितने मेंबर हैं, 15 अन्य सदस्य होंगे, मतलब 15 प्लस 1, टोटल 16। तो 15 अदर सदस्य और एक हैं टी के विश्वनाथन हेड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका इस कमेटी के अंदर से कोई रोल नहीं है, वो केवल बाहर से इसको वॉच करेंगे। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी वाइज नाम की कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इस कंपनी की मदद से ये अपने कस्टमर्स को लो कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो लो कॉस्ट प्रोडक्ट, या फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और साथ में अपने जो पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट ट्रांसफर्स जो हैं उनको तेज करने में भी मदद लेंगे। तो वाइज कंपनी के साथ इंडसइंड बैंक ने पैक्ट साइन किया है। इनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो पहले से काफ़ी तेज हो जाएंगे वॉइस कंपनी की टेक्नोलॉजी की मदद से। और इंडसइंड बैंक 1994 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इंडसइंड बैंक के फाउंडर हैं एसपी हिंदुजा, और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं सुमंत खतपालिया। सुमंत खतपालिया, कुछ महीनों पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा पहली बार ऐसी ट्रिटी ऑर्गेनाइज करी गई है जो कि गहरे समुद्री जीवन में मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे? पूरे दुनिया में जो भी समुद्र हैं उन समुद्रों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई ट्रिटी पारित करी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, मतलब लगभग पूरी दुनिया ही आ जाती है, 193 मेंबर कंट्रीज हैं। हर एक देश इसको अडॉप्ट करेगा, और हर एक देश अपने देश से लगी हुई जितने भी जलीय सीमाएं हैं वहां पर समुद्रों में इस चीज को अप्लाई करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस के साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट करेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये है जितने भी हाई सीज हैं, मतलब कहने का गहरे समुद्र हैं, उन सब में बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी, और यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में करी गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। आईएमएफ की स्थापना 1945 में ही करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। यूएन के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कौन से देश के लिए डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो डिजिटल शिक्षा परियोजना की शुरुआत हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर कर रहे हैं। भारत सरकार श्रीलंका को एक तरीके से सपोर्ट दे रही है एजुकेशन के क्षेत्र में। इसको गाले डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया है इस प्रोजेक्ट को, और भारत की तरफ से इसमें श्रीलंका में जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसके अलावा इसका मेन उद्देश्य ये है कि श्रीलंका के अंदर कुल 200 जो स्कूल्स हैं, ये सिलेक्टेड 200 स्कूल्स हैं, इनके अंदर करिकुलम सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी दी जाएगी बच्चों को। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल किए जाएंगे जिनको टच बोर्ड बोलते हैं। जैसे मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ जिन बोर्ड से, वही होते हैं स्मार्ट बोर्ड, जिसमें उनको पिक्चर्स भी दिखाई जा सकें, मैप दिखाया जा सके, वीडियोस दिखाए जा सके, ठीक है, जिससे कि बच्चों का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वो जब चीज़ों को देख के याद रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ईजिली चीज़ें याद रह जाती हैं। इसके अलावा श्रीलंका के इन 200 स्कूलों में मॉडर्न क्वालिटी की कंप्यूटर लैब्स की स्थापना भी भारत की मदद से करी जाएगी। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, जयवर्धने और कोलंबो। श्रीलंका में राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे, और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। और नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है, कोई बता सकता है? इनका नाम है पुष्प कमल दाहाल। पुष्प कमल दाहाल, ठीक है। बांग्लादेश में इस टाइम पे कौन है प्रधानमंत्री? शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और भूटान में सरकार चल रही है लोटे शेरिंग की। क्या नाम है यहाँ के प्रधानमंत्री का? लोटे शेरिंग। अभी हाल ही में भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको रॉ बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रॉ के नए चीफ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा। अब से ये रॉ के नए चीफ होंगे, और ये जिसकी जगह ले रहे हैं उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल रिटायर होने जा रहे हैं 30 जून को, तो 30 जून से पदभार ग्रहण कर लेंगे रवि सिन्हा। रवि सिन्हा 1988 बैच के अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं, और ये अगले 2 साल के लिए रॉ के चीफ होंगे। और इससे पहले अगर करंट टाइम पे देखा जाए तो ये क्या कर रहे थे, तो करंट टाइम पे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उस पे स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में कर रहे थे।
रॉ का ऑफिस नई दिल्ली ही है। रॉ की स्थापना इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे 1968 में करी गई थी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो रॉ के पहले चीफ कौन थे? वैसे आपको, अगर आप हिंदी मूवीज देखते हो, तो कई सारी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें रॉ के पहली चीफ के बारे में, क्योंकि 1971 वॉर दिखाया जाता है कई सारी मूवीज में, तो 1971 के वॉर के टाइम पे रॉ के पहले चीफ उसी टाइम पर अपनी पोस्ट पर थे, तो उनके बारे में कई बार दिखाया जाता है। हिंट दे देता हूँ, आंखों में काला चश्मा लगाते थे। पनामा जो देश है, इसमें भारत की तरफ से नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पनामा में अब अगले राजदूत होंगे, ये हैं सुमित सेठ, और 2005 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं सुमित सेठ। और पनामा पता है ना कहाँ पड़ता है? पनामा इधर देखिए, ये है ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ओके, और ये है नीचे साउथ अमेरिका, इस तरीके से। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली ये जो कड़ी है बीच की, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है पनामा, पनामा यहीं पर पड़ता है, ये है पनामा, ठीक है। ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूएस हो गया। नीचे आपका अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह ये सब हो गया। ये कौन सी कंपनी है जो कि सऊदी अरेबिया के पेट्रोमिन कंपनी के साथ मिलकर भारत में व्हीकल सर्विस सेंटर्स खोलने का काम करेंगे? तो ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल ने सऊदी अरेबिया की पेट्रोमिन कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये पूरे भारत के अंदर 700 से ज्यादा इस तरीके के व्हीकल सर्विस सेंटर की स्थापना करेंगे। अब ये जो व्हीकल सर्विस सेंटर होंगे, इसमें कार वॉश जैसी फैसिलिटीज, कार के एयर कंडीशनर रिपेयर करना, ठीक है, बैटरी रिप्लेसमेंट हो गई, पीरियोडिक मेंटेनेंस हो गया, लाइट चेंजिंग वगैरह हो गई, टायर सर्विसेज हो गई, ये सारा कार से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज इन सर्विस सेंटर में देंगे। ये कुछ उस तरीके से होगा जैसे आपने एक नाम सुना होगा, गो मैकेनिक। गो मैकेनिक की अपनी वर्कशॉप्स होती हैं, उसी तरीके के ये सर्विस सेंटर खोलेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में करी गई थी, 1974 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। द नेशनल योगा ओलंपियाड जो है, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में जबलपुर से किया गया। और इस बार नवा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है 21 तारीख को, कल के दिन। और जो नेशनल योगा ओलंपियाड है, इसका उद्घाटन पर्टिकुलर किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो ये एमपी के गवर्नर मांगू भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेशनल योगा ओलंपियाड दिल्ली के बाहर हो रहा है, वरना हर बार अभी तक ये दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार योगा दिवस में कहां पर योगा की क्लास दे रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ऑफिशियल विजिट पर हैं इस टाइम पे, और अमेरिका में ही भारतीय जितने भी हैं उन सब में काफी उत्साह देखा जा रहा था पहले से ही, जब पीएम मोदी की विजिट होने वाली थी। अब तो वो अमेरिका पहुंच भी गए हैं, और वहां पर उन्होंने योगा दिवस के उपलक्ष्य में लोगों की योगा की क्लास भी ली। इस योगा क्लास में 80 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने भी हिस्सा लिया है, जो कि अमेरिकी ब्यूरोक्रेट है। सबने पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में योगा परफॉर्म किया। यह कौन सा देश है जिसको भारत की तरफ से पूरे तरीके से भारत में निर्मित इंडियन नेवल शिप किरपान गिफ्ट किया जाएगा? तो भारत ये जो नेवल शिप है, ये वियतनाम को गिफ्ट कर रहा है। और अभी हाल ही में वियतनाम के डेलीगेट्स ने भारत में विजिट किया, नई दिल्ली में। तो जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया कि वियतनाम के जो जनरल हैं जिन्होंने विजिट किया, इनका नाम है फान वान जियांग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फान वान जियांग। तो ये आए थे भारत में विजिट करने, ऑफिशियल विजिट थी। कई सारे डिफेंस पैक्ट भी साइन हुए हैं आपस में। तो वियतनाम को उसी दौरान ये गिफ्ट देने की बात कही गई। तो आईएनएस किरपान अब वियतनाम चला जाएगा। ये आगे आने वाले समय में भारत और वियतनाम के जो रिलेशंस हैं, इनको भी सुनिश्चित करेगा। भारतीय सेना का जो कंटिजेंट है, इसने अभी मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, इसमें हिस्सा लिया। ये जो एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, ये कौन से देश में आयोजित हो रही है? इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर। क्या बोलते हैं इसको? उलान बतर। और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है उखनागिन खुरेल सुख। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उखनागिन खुरेल सुख। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बेसिकली ये जो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इसमें यूनाइटेड नेशंस इसको होस्ट कर रहा है।
और इसमें जो भी हिस्सा लेते हैं मल्टीपल कंट्रीज यहाँ पर पार्ट लेते ही लेते हैं। इस बार 20 देश इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एज अ ऑब्जर्वर, जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं इसमें, केवल वॉच कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को। तो ये जो एक्सरसाइज में लेने वाले जो सोल्जर्स होते हैं, वो अपने देश को यूनाइटेड नेशंस के मिशन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यूएन के कई सारे मिशन दुनिया भर में चलते हैं, तो दुनिया भर के देश अपनी तरफ से जो बेस्ट सोल्जर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मिशन के लिए देते हैं। ये सोल्जर्स हर जगह पर जाकर यूनाइटेड नेशंस के मिशन में भारत का नाम रोशन करते हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये कौन है? दरअसल इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक की हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर अपॉइंट किया गया है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एडीबी की हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में भारत के आलोक कुमार को जगह मिली है। तो आलोक कुमार अब इस एडवाइजरी ग्रुप का हिस्सा होंगे। और इन्होंने जिसको सक्सीड किया है उनका नाम क्या है? इनका नाम है कात्सुमी इमोरा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कात्सुमी इमोरा, जिनको इन्होंने सक्सीड किया है। एडीबी की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। कौन है? मसात्सुगु आसाकावा। इस टाइम पर 68 मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी के। अभी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत लिया है? तो ये रेडबुल टीम से रेस करते हैं मैक्स वर्स्टपन। 2022 में सबसे ज्यादा रेस मैक्स वर्स्टपन ने ही जीती है। 2023 भी इनका अच्छा जा रहा है। मैक्स वर्स्टपन रहे नंबर 1 पे रेडबुल टीम की तरफ से कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में। और नंबर 2 पर जो रहे, ये रहे फर्नांडो अलोंसो। ये एस्टन मार्टिन टीम से खेलते हैं। नंबर 3 पे लुइस हैमिल्टन रहे ब्रिटेन के, ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। नेशनल रीडिंग डे कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? ये दिवस 19 जून को मनाया जाता है। और रीडिंग दिवस की इस बार की थीम रही अ सेलिब्रेशन ऑफ लिटरेसी। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए रीडिंग को लेकर। रीडिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को रीड करने की आपकी हैबिट है तो आप ज्ञान को अर्जित हमेशा करते रहेंगे। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो ज्ञान अर्जित करने में आपको संकोच होगा। आप चीज़ों को जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे आपको नई नई चीज़ें और पता लगेंगी और अपने आप को आप एक्सप्लोर कर पाओगे। आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभिमन्यु सीरीज स्टार्ट हो रही है आज रात में सेम टाइम पे 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो अब से अभिमन्यु सीरीज रुकेगी नहीं, पूरी खत्म करके इसको छोड़ेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आज रिमाइंडर लगा लीजिएगा। यूट्यूब पर आप देख भी सकते हो, अपकमिंग स्ट्रीम में भी क्लास दिख रही है आज की। अभिमन्यु सीरीज की आज चौथी क्लास कंडक्ट होगी। तो अब से हर दिन हुआ करेगी। पूरे 15 क्लास की ये सीरीज जल्दी से जल्दी मैं खत्म कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। एग्जाम इंजन पर आप मेरे बैचेस को फॉलो कर सकते हो 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए। इधर उधर के कंटेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएस में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी वजह से हो जाती है लोगों को कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी पढ़ रहे हैं बच्चे, सब कुछ ही पढ़ा दिया जा रहा है। एक टीचर जो भी उठकर बोल देता है मैं यूपीएससी पढ़ाता हूँ, बच्चा भी उससे एसएससी के लिए ही पढ़ने लगता है। या एक टीचर जो पढ़ा रहा है पीसीएस का, बच्चा उससे एसएससी के लिए पढ़ने लग रहा है। आपको समझना होगा एसएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का क्या है, पीसीएस का क्या है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही बैच आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है। इस बैच को आप एसएससी, डिफेंस और भी किसी राज्य के वनडे एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा लाइव बैच है, रनिंग बैच है। इसमें जितनी भी थियरी क्लास हैं वो सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी मेरी यहाँ पर चल रही है, ये वन लाइनर के फॉर्म में है। साइंस की भी क्लासेस हैं जो कि 30 जून तक आपकी खत्म हो जाएगी। 30 जून को ये बैच खत्म होने वाला है। इसके बाद नया बैच नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके की मैगजीन आने वाले एग्जाम के लिए आप जरूर ले लीजिए एग्जाम इंजन से। 40 से ज्यादा टॉपिक मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में कवर किए हुए हैं इस मैगजीन में। रिकॉर्डेड हिस्ट्री बैच, रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच, इन सबको आप अवेल कर सकते हो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। आप प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हो जिसमें मैंने एमसीक्यूज आपको कराए हुए हैं। एमटीएस वाले स्टूडेंट एमटीएस का बैच भी ले सकते हैं, ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट या सिर्फ जीएसजी के सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप जैसे चाहें वैसे अवेल कर सकते हैं। फीस सबसे कम रहती है एग्जाम इंजन में, ये आपका प्लस पॉइंट है। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं अभी हाल ही में कौन सी संस्थान है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेनिस फ्रांसिस को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए डेनिस फ्रांसिस कौन सी संस्था के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।